Hello friends, my name is Ritesh Agarwal and once again I welcome you all to the Hindu Analysis। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं, आज के न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट अपडेट्स और कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो कि मैं अभी आप तक नहीं पहुंचा पाया था, उन सबको कोलेट करके आज कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरीज पे बात करने वाले हैं। ठीक है, सेंटर एनहेंसेस पावर्स ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, एक नई पॉलिसी एनसीआर रीजन के लिए, गति शक्ति मिशन, न्यू सैनिक स्कूल्स, अगेन एन इंपॉर्टेंट अपडेट फ्रॉम द डिफेंस, एंड देन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, in today's newspaper, then Bhutan and China signed MOU to expedite boundary talks, again a very important development. And then one more important update from defense, creation of new defense public sector enterprises undertakings, DPSUs, restructuring of ordnance factory board। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इनका बैकग्राउंड, ये सब कुछ हम आज कवर करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन। देखो, बेसिकली हुआ क्या है कि जो हमारी होम मिनिस्ट्री है, उन्होंने बीएसएफ के पावर्स बढ़ा दिए। ठीक है, कैसे बढ़ा दिए हैं? ठीक है, कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में जहां पर बीएसएफ के पास बॉर्डर से 15 किलोमीटर तक सीज एंड अरेस्ट की पावर्स थी, सर्च एंड अरेस्ट की पावर्स थी, उसे बढ़ा के 50 किलोमीटर्स कर दिया है। कौन से नए स्टेट्स हैं? असम, वेस्ट बंगाल और पंजाब। ठीक है, तो they have enhanced the powers of BSF to arrest, search and seize within 50 kilometers from Assam, West Bengal and Punjab। पहले यहाँ पे 15 किलोमीटर की लिमिट थी, इसे बढ़ा के 50 किलोमीटर्स कर दिया है। ठीक है, गुजरात में रिड्यूस कर दिया है, गुजरात में 80 किलोमीटर्स की लिमिट थी, उसे कम करके 50 किलोमीटर्स कर दिया। यानी एक यूनिफॉर्म बना दिया कि 50 किलोमीटर्स तक इन सारे स्टेट्स में, आसाम, वेस्ट बंगाल, पंजाब, गुजरात एंड इवन राजस्थान में ऑलरेडी 50 किलोमीटर्स थी, उसे 50 किलोमीटर्स ही रखा है। इन पाँचों स्टेट्स में जो है आपका 50 किलोमीटर की रेडियस में बीएसएफ कैन अरेस्ट, सर्च एंड सीज। ठीक है, कुछ स्टेट्स ऑलरेडी पूरी तरीके से कवर्ड थे। देखो, ये नोटिफिकेशन है जो नया है। होल ऑफ द एरिया कंप्राइज्ड इन द स्टेट्स ऑफ मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय। तो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, इनमें तो पूरे स्टेट में पावर्स बीएसएफ के पास हैं। ठीक है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज में पूरे एरिया में पावर उनके पास है। और इसके अलावा 50 किलोमीटर्स कहां पर? 5 स्टेट्स में मैंने बताया, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, वेस्ट बंगाल और आसाम। इनमें से गुजरात में पहले 80 किलोमीटर्स की लिमिट थी, जिसे कम करके 50 किलोमीटर्स किया गया है। और पंजाब, वेस्ट बंगाल और आसाम में 15 किलोमीटर्स की लिमिट थी, जिसे बढ़ा के 50 किलोमीटर्स किया गया है। ठीक है, तो जो पहले नोटिफिकेशन था 2014 में, जो नोटिफिकेशन था जिसमें अमेंडमेंट करके ये चेंज किया गया है, उसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पहले पूरी की तरह थे, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय थे। इसके अलावा आपका जो गुजरात था वो 80 किलोमीटर्स तक था। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान 50 किलोमीटर्स पे था, जो अभी भी 50 किलोमीटर्स है, और 15 किलोमीटर्स थे पंजाब, वेस्ट बंगाल और आसाम। तो कुछ चेंजेस इसमें लेकर आए गए हैं। ठीक है, अब ये चेंजेस जो है वो बीएसएफ एक्ट 1968 के सेक्शन 139 के तहत लेकर आए गए हैं, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं बीएसएफ की पावर्स डिटरमाइन करने का। इट एम्पावर्स द सेंटर टू नोटिफाई द फ्रॉम टाइम टू टाइम द एरिया एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ बीएसएफ। ठीक है, तो कुछ सर्टेन प्रोविजंस में ये पावर्स बढ़ाई गई हैं, जैसे सीआरपीसी, पासपोर्ट एक्ट 1920 एंड पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत ये ज्यूरिसडिक्शन बढ़ाया गया। अब इसमें कंट्रोवर्सी ये है कि ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो बीएसएफ की पावर्स है, ये कहीं ना कहीं स्टेट पुलिस की पावर्स को कटेल करती है। क्योंकि अगर इस तरह का कुछ होता है, बेसिकली इसको पंजाब और वेस्ट बंगाल ने इसका विरोध भी किया है। उन्होंने कहा ये फेडरल स्ट्रक्चर पे चोट है, स्टेट की पावर्स पे चोट है, क्योंकि स्टेट पुलिस का काम है ना अरेस्ट करना, सर्च करना, ये सब तो बॉर्डर्स के अंदर का एरिया है। बट यहाँ पर जो होम मिनिस्ट्री ने दलील दी है वो ये दी है कि पिछले कुछ एरियाज़ में, पिछले कुछ समय में बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर पर हुआ क्या है कि ड्रोन्स की मदद से वेपन्स और नार्कोटिक्स भेजे गए हैं। ठीक है, तो कई बार बीएसएफ को इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है, अब वो पहले स्टेट पुलिस से कोऑर्डिनेट करे, फिर ढूंढे, तब तक तो पता चलता है बंदा ही निकल गया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम रैपिड एक्शन ले सके, तुरंत एक्शन ले सके, इसके तहत ये प्रोविज़न है कि इतनी रेंज के अंदर हमें ये पावर्स बीएसएफ को दी जाए। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट मूव आया। अब देखो, एनसीआर या नेशनल कैपिटल रीजन को लेकर के भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आया। अभी क्या हो रहा है कि नेशनल कैपिटल रीजन को ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, जो दिल्ली में राजघाट है वहाँ से तकरीबन
150 से 175 किलोमीटर के रेडियस के एरिया में एनसीआर फैला हुआ है। इसमें हरियाणा का भी पार्ट है, इसमें राजस्थान का भी पार्ट है, इसमें उत्तर प्रदेश का भी पार्ट है, ठीक है। तो अब क्या किया जा रहा है कि उसको कम कर दिया है। जो एनसीआर प्लानिंग बोर्ड था उन्होंने कहा है कि हम इसे 100 किलोमीटर्स तक लेकर आना चाहते हैं, कि क्योंकि इतने बड़े एरिया, देखो एनसीआर का कॉन्सेप्ट क्या था कि कैपिटल के आसपास का रीजन डेवलप हो जाए, ठीक है। कैपिटल का जो सारे आसपास का रीजन था उसे हम एक कॉमन पॉलिसी के तहत डेवलप करें, ठीक है। ये थॉट था एनसीआर रीजन बनाने का। अब उन्होंने कहा कि इतने बड़े एरिया को एक साथ डेवलप कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, एक जैसा डेवलप कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो रेदर देन कि हम 150 या 175 किलोमीटर्स तक जाएं, हम 100 किलोमीटर्स की रेंज कवर करते हैं और उसके आगे फिर अगर जरूरत होगी तो हम लीनियर कॉरिडोर्स बना लेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो अभी 100 किलोमीटर्स के बाहर हैं, जो जैसे राजस्थान में अगर हम कहें अलवर, भरतपुर, ये जो रीजन है, दे माइट लूज देयर एनसीआर स्टेटस, ठीक है। ये एनसीआर के रीजन से बाहर हो जाएंगे। आज भी जो प्रोमिनेंट सिटीज एनसीआर में कही जाती है, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, ये सब एनसीआर में ही रहने वाली हैं, ठीक है। तो अगर अपन देखें, द एनसीआर इज लाइकली टू बी रिड्यूस्ड टू 100 किलोमीटर रेडियस आफ्टर द एनसीआर प्लानिंग बोर्ड अप्रूव्ड द ड्राफ्ट रीजनल प्लान 2041 पॉलिसी करंटली कवर्स 150 टू 175 किलोमीटर, जिसमें 14 डिस्ट्रिक्ट्स कवर होती है हरियाणा में, 8 डिस्ट्रिक्ट्स उत्तर प्रदेश में और 2 डिस्ट्रिक्ट्स राजस्थान में, ठीक है। तो राजस्थान में अलवर, हरियाणा में पानीपत, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में, ये सब एनसीआर से बाहर जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या उन्होंने बात की, कनेक्टिविटी। मेन जो फोकस इस प्लान का रहा है वो है कनेक्टिविटी। तो यहाँ पर इस रीजन में एयर एम्बुलेंसेस के बारे में बात की गई है, हेली टैक्सीज के बारे में बात की गई है, ठीक है। रोड, रेल और इनलैंड वाटरवेज के बारे में बात की गई है, ठीक है। द प्लान पुट स्पेशल इंपेटस ऑन 30 मिनट्स कनेक्टिविटी विद इन मेजर एनसीआर सिटीज थ्रू सुपर फास्ट ट्रेन, ठीक है। तो किसी भी जो मेजर एनसीआर सिटीज के बीच में आधे घंटे के अंदर आप सुपर फास्ट ट्रेन के थ्रू पहुंच जाएं, इस तरह की बातें की गई है बाई 2041। सो जैसा मैंने बताया, अगर बैकग्राउंड देखें, 1985 में ये पूरा कहानी शुरू हुई थी। एनसीआर और एनसीआर प्लानिंग बोर्ड जो है वो 1985 में क्रिएट किए गए थे टू प्लान द डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजन अराउंड द नेशनल कैपिटल, ठीक है। अच्छा, अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुआ, गति शक्ति मिशन। देखो वैसे तो इंडिपेंडेंस डे स्पीच में इसका जिक्र मोदी साहब ने किया था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होलिस्टिक प्लान लेकर आएंगे, गति शक्ति प्लान, और 5 साल में तकरीबन उन्होंने बताया भी था कि 100 लाख करोड़ की ज़रूरत इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के है। अब होलिस्टिक प्लान का क्या मतलब है? देखो अभी क्या होता है अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, जैसा कि मोदी साहब ने भी कहा कि अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि रोड खुद जाती है, रोड बन जाती है, उसके बाद रोड के नीचे पाइप डालने वाले आते हैं और उसको वापस खोद देते हैं, ठीक है। तो ये क्या प्रॉब्लम है? कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि पाइप वालों को पता नहीं है यहाँ पे रोड डल रही है, रोड वालों को पता नहीं है कि पीछे पाइप लगने, या पता भी है तो वो एक दूसरे के साथ काम नहीं करते, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि देश भर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है, अगर वो किसी एक पोर्टल पे अवेलेबल हो, सबको पूरी जानकारी हो कि किस समय क्या अवेलेबल होना है, तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी और जो वेस्टेज है वो काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस के तहत गति शक्ति मिशन का अनाउंसमेंट हुआ है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द पीएम गति शक्ति नेशनल प्लान और नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी। व्हाट इज द एम? कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट टू ब्रिंग डाउन लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, और ना सिर्फ लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करना बट इंक्रीजिंग कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी एंड रिड्यूसिंग द टर्न अराउंड टाइम एट पोर्ट टू बूस्ट रेट। तो बेसिकली एफिशिएंसी लेकर आना है इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोसेस में, हमें एफिशिएंसी लेकर आना है, कॉस्ट कम करनी है, वेस्टेज कम करनी है, ओवरलैप्स कम करने हैं, ठीक है। तो कैसे होगा? गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म विल ब्रिंग टुगेदर 16 मिनिस्ट्रीज, 16 मिनिस्ट्रीज एक साथ मिलकर काम करेगी, इंक्लूडिंग रेलवेज एंड रोडवेज, ठीक है, ताकि क्लियरेंसेस कम हो, इश्यूज कम समय तक अटके, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटीज एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में बन पाए। इसके अलावा ये पोर्टल के थ्रू आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन भी पता चलेगी कि कहीं कोई ब्रिज बन रही है, कहीं कोई रोड बन रहा है, कहीं कोई टनल बन रही है, तो उसमें कितना वक्त लगेगा, ठीक है। तो नेशनल मास्टर प्लान वुड कीप द एंटरप्रेन्योर्स एंड इन्वेस्टर्स इन्फॉर्म्ड अबाउट द स्टेटस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स विल गिव टाइम बाउंड कमिटमेंट टू इन्वेस्टर्स। तो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी एक डेडलाइन देने को रहेगी कि हाँ इस तारीख तक ये काम हो जाएगा, ठीक है। देखो डेडलाइन अभी भी होती है, बात फॉलो करने की है, ठीक है। देखते हैं कुछ इंप्रूवमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके अलावा ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट विल नाउ विजिबिलिटी ऑफ ईच अदर्स एक्टिविटीज प्रोवाइडिंग क्रिटिकल डेटा, ठीक है। तो बेसिकली क्योंकि सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एक ही पेज पर, एक ही पोर्टल पे लिंक्ड होंगे, सबका स्टेटस ऑफ कंप्लीशन पता होगा, किस प्रोजेक्ट में कौन से फेज पे काम चल रहा होगा पता होगा,
तो ईच मिनिस्ट्री, ईच डिपार्टमेंट कैन कोऑर्डिनेट विद अदर डिपार्टमेंट। वही जैसे मैंने कहा कि क्योंकि लोगों के पास आज की तारीख में तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। जब वो इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल होगी, लोग एक दूसरे डिपार्टमेंट्स में चेक कर सकेंगे, तो उससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में काफ़ी सारी लॉजिस्टिक कॉस्ट बच जाएगी। अभी पता है आपको कि इतना गुड्स, इतना कोयला एक प्रोजेक्ट के लिए आ रहा है, ठीक है। लेट से आपको दिल्ली टू भोपाल 2 प्रोजेक्ट्स के लिए कोयला भेजना है, ठीक है। दिल्ली टू भोपाल इज अ बैड एग्जांपल। लेट से रानीगंज से आपको कोयला भेजना है गोवा, ठीक है। अब 2 अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए 2 अलग अलग ऑर्डर्स प्लेस करेंगे। इससे बढ़िया आप एक प्रोजेक्ट के लिए बड़ा ऑर्डर प्लेस करो, कॉस्ट कम हो जाएगी, राइट। द प्लान विल प्रोवाइड द एंटायर डेटा एट वन प्लेस विद GIS बेस्ड स्पेशल प्लानिंग। तो उसमें एक अच्छी चीज ये भी है कि स्पेस साइंस की मदद ली जा रही है, सैटेलाइट इमेजिंग की मदद ली जाएगी, ठीक है। इसमें पूरे पोर्टल में एनालिटिकल टूल्स होंगे हैविंग 200+ लेयर्स, बेसिकली गिविंग बेटर विजिबिलिटी। तो आपको सैटेलाइट इमेजिंग के थ्रू पता चलेगा कि एग्जैक्टली किसी प्रोजेक्ट की क्या पोजीशन है, ताकि आपको गलत डेटा ना दिया जा सके, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्लान लॉन्च हुआ, गति शक्ति, और इसकी डिटेल्स जैसे जैसे आती जाएगी हम लोग अपने नोट्स अपडेट करते जाएंगे। देखो, सैनिक स्कूल्स को लेकर के भी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया गया था कि सैनिक स्कूल्स में अब डॉटर्स भी पढ़ सकती हैं, लड़कियां भी पढ़ सकती हैं। और अभी क्या अनाउंसमेंट है न्यूज़पेपर में कि 100 न्यू सैनिक स्कूल्स विल एडमिट स्टूडेंट्स फ्रॉम 2022-2023, यानी 100 नए सैनिक स्कूल्स आएंगे और 100 नए सैनिक स्कूल्स में एडमिशन शुरू हो जाएंगे 2022-23। अब इतनी जल्दी 100 नए सैनिक स्कूल्स कैसे खुलेंगे? ये एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं जिनको एफिलिएशन मिलेगा सैनिक स्कूल सोसाइटी से, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती हैं। तो गवर्नमेंट का क्या प्लान है? लॉन्चिंग 100 स्कूल्स टू बी एफिलिएटेड विद द सैनिक स्कूल्स सोसाइटी, ठीक है। अब सोसाइटी किसको एफिलिएशन देगी? प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल्स, कोई से भी स्कूल्स जो एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हैं एकेडमिक्स को लेकर के और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, ठीक है। तो जो भी स्कूल इस तरह के क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा उनको सैनिक स्कूल्स का दर्जा दिया जाएगा। 100 पार्टनर्स प्रपोज किए गए हैं, लार्जली स्टेट्स, एनजीओज और प्राइवेट एंटिटीज से मिलाकर के ये 100 स्कूल्स चुने जाएंगे। आज की तारीख में कितने स्कूल्स हैं? 33 स्कूल्स हैं जिनमें कैपेसिटी है 3000 बच्चों के एडमिशन की क्लास 6 में, ठीक है। एडमिशन कैपेसिटी कितनी है? 3000 बच्चों की। अब हमारा क्या प्लान है? हम 100 ऐसे और स्कूल्स खोलें और वहां पर तकरीबन 5000 स्टूडेंट्स का एडमिशन क्लास 6 में होना चाहिए, ठीक है। अब किसी भी स्कूल को सैनिक स्कूल में ट्रांसफॉर्म होने में या उसका एक्रेडिटेशन मिलने से क्या फायदा होगा? गवर्नमेंट विल प्रोवाइड असिस्टेंस। द स्कीम एनविसाजेस टू प्रोवाइड एन एनुअल फी सपोर्ट ऑफ 50% सब्जेक्ट टू एन अपर लिमिट ऑफ 40,000 पर एनम। तो सैनिक स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ेंगे उनकी फी का लगभग 50% गवर्नमेंट उठाएगी, मैक्सिमम लेकिन 40,000 रुपए एक साल का, ठीक है। और ये तकरीबन 50% ऑफ क्लास स्ट्रेंथ का उठाया जाएगा, यानी एक क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो उनमें से 50 बच्चों की फीस गवर्नमेंट उठाएगी। मैक्सिमम कितने? क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के लिए 50 स्टूडेंट्स पर ईयर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लगभग सभी को सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, लेकिन जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनको सपोर्ट मिल जाएगा। गवर्नमेंट के लिए लगभग हर क्लास पे एनुअली 20 लाख रुपए का खर्चा पर ईयर आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सैनिक स्कूल्स को लेकर के गए। तो नंबर ऑफ सैनिक स्कूल्स विल इंक्रीज, दैट मीन्स नंबर ऑफ पीपल गोइंग इनटू द डिफेंस फोर्सेस विल आल्सो इंक्रीज। अच्छा, अब देखो आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट आया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये बेसिकली हंगर ट्रैक करता है पूरी दुनिया भर में, और हमारी जो रैंक है वो बहुत खराब आई है। इसमें 116 कंट्रीज में हमारी रैंक आई है 101, यानी सिर्फ 15 देश हमसे ज़्यादा भूख का सामना करते हैं या भूखमरी का सामना करते हैं, ठीक है। अब इंडिया इज अमंग द 31 कंट्रीज वेयर हंगर हैज बीन आइडेंटिफाइड एज सीरियस। इसके अलावा जो 31 देश उन्होंने चुने जहाँ पे सचमुच हंगर एक बहुत बड़ा इश्यू है, बहुत सारे लोग भूखे हैं, उनमें हिंदुस्तान भी शामिल किया गया। जो 15 देश हमसे नीचे, मतलब काफ़ी हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जिनको हम मानते हैं कि हमारे से ज़्यादा खराब हालात है, कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनकी भी रैंक हमसे अच्छी है, ठीक है। हमारे रैंक हालात इनसे भी खराब हैं अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। पिछले साल हमारे क्या हालात थे? पिछले साल हम 94 पे थे अमंग 107 कंट्रीज, तो पिछले साल भी हालात कुछ खास नहीं थे और इस साल भी हालात काफ़ी ख़राब बताए गए हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट के ऊपर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा ये रिपोर्ट ने जो मेथोडोलॉजी फॉलो की है वो गलत है। हम उसके बारे में बात करेंगे, बट पहले हम बात करते हैं कि ये रिपोर्ट और ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, देखिए अगर हम इस इंडेक्स की रिपोर्ट की फाइंडिंग्स के बारे में बात करें तो नंबर 1 पे, यानी जो ऐसी कंट्रीज जहाँ पे हंगर
बिल्कुल नहीं है या बहुत कम है, उनमें 18 कंट्रीज एक साथ हैं जो नंबर 1 की रैंक पर है, जिनका स्कोर 5 से कम है। इनमें चाइना है, कुवैत है, ब्राज़ील है। जो सबसे ख़राब हालातों में जो कंट्रीज़ हैं उनमें सोमालिया है। सोमालिया इज़ एन अफ्रीकन कंट्री जिसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ हंगर देखा गया। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2 एजेंसीज मिलकर पब्लिश करते हैं। इट्स अ जॉइंट पब्लिकेशन बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और ये वेल्ट हंगर हिल्फे, ठीक है, इट्स अ जर्मन नेम। तो ये मिलकर के हर साल एक ग्लोबल हंगर रिपोर्ट निकालते हैं। ये सबसे पहले 2006 में आई थी और ये ऑब्वियसली इसका 16th एडिशन आ गया 2021 में, ठीक है। एम क्या है, जैसे मैंने कहा कि पूरी दुनिया में हंगर की सिचुएशन देखना, ट्रैक करना, टू ट्रैक हंगर एट द ग्लोबल, रीजनल एंड कंट्री लेवल्स, ठीक है। साल में एक बार रिपोर्ट आती है। अब ये रिपोर्ट किस बेसिस पे कंट्रीज को क्लासिफाई करती है, इनका एक स्कोरिंग मैकेनिज्म है। वो मैकेनिज्म हम समझते हैं, 4 उसमें कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है अंडर नरिशमेंट या न्यूट्रिशन लेवल। तो ये कहता है शेयर ऑफ द पॉपुलेशन विद इनसफिशिएंट कैलोरिक इंटेक। तो ये पूरी पॉपुलेशन में कितने परसेंटेज लोग हैं जिनको जितना कैलोरी लेना चाहिए उतना कैलोरी उनको मिल नहीं रहा है, पहला तो कॉन्टेक्ट ये होता है। फिर चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब ऐसे बच्चे जिनका वजन उनकी उम्र के हिसाब से नहीं है। तो शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर एज 5 हु हैव लो वेट फॉर देयर हाइट, मतलब हाइट जितनी है उसके हिसाब से जितना वेट होना चाहिए उतना वेट नहीं है। फिर चाइल्ड स्टंटिंग, जिनकी हाइट उतनी नहीं है जो एज के हिसाब से होनी चाहिए। 5 साल का बच्चा है, उसकी हाइट जितनी 5 साल के बराबर होनी चाहिए उतनी नहीं है। फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी, मतलब कितने बच्चों की डेथ हो रही है, प्रीमेच्योर डेथ, द मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5। इन 4 पैरामीटर्स के बेसिस पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो एक स्कोर जनरेट करता है 0 to 100, जिसमें जो स्कोर है 0 इज द बेस्ट पॉसिबल स्कोर। 0 अगर आपको मिलता है मतलब नो हंगर। इसीलिए मैंने कहा था, अगर आपने देखा होगा जो टॉप कंट्रीज हैं, जो 18 कंट्रीज हैं, उनका स्कोर 5 से कम था। तो जितना कम स्कोर होगा इस इंडेक्स में उतना अच्छा है, ठीक है। और 100 इज द वर्स्ट, तो जितना ज़्यादा स्कोर होगा उतना खराब होता जाता है। हर कंट्री का जो स्कोर है वो उसकी सीवियरिटी पर है, मतलब ऑब्वियसली जैसे हमने कहा अंडर नरिशमेंट है तो किस लेवल पर है, कितना कम है कितना ज़्यादा है, उसके बेसिस पे स्कोर वेरी करता रहता है, ठीक है। अब ये जो स्कोर्स हैं, ये जो डेटा है, ये भी इस ऑर्गेनाइजेशन के पास अलग अलग तरीके से आता है। जैसे अंडर नरिशमेंट का डेटा FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है, उससे आता है। फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी का डेटा UN इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन से आता है। फिर चाइल्ड वेस्टिंग और स्टंटिंग का डेटा जो है वो यूनिसेफ, WHO, वर्ल्ड बैंक और कुछ और एजेंसीज के थ्रू आता है। सारे डेटा को कंपाइल करके स्कोर जनरेट होता है। स्कोर से बेसिस पे रैंकिंग जनरेट होती है, रैंकिंग के बेसिस पे फिर फाइनल रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। अब इंडिया को क्या परेशानी है, इंडिया की बाकी सारे रिपोर्ट्स ठीक है, बट ये जो FAO की रिपोर्ट है जो अंडर नरिशमेंट पर है, इसमें इंडिया की सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। तो FAO रिपोर्ट यूज्ड फॉर असेसिंग अंडर नरिशमेंट इज व्हाट द गवर्नमेंट इज क्वेश्चन, बिकॉज ये एकमात्र इंडिकेटर है जिसमें इंडिया की रैंकिंग गिराई गई है। बाकी सब में इंडिया की रैंकिंग या तो चेंज नहीं हुई है या पहले से बेहतर हुई है, बट अंडर नरिशमेंट के मामले में हमारे हालात काफ़ी ख़राब है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको याद दिला दूं कि अभी अभी मोदी साहब ने थोड़े समय पहले PM पोषण स्कीम लॉन्च की है टू फाइट माल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स न्यूज़ में था, कंट्रोवर्सी में था, क्यों था अपन ने बात करी। अब नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। भूटान एंड चाइना साइन MOU फॉर अ 3-step प्रोसेस टू एक्सपेडाइट बाउंड्री टॉक्स। देखो, चाइना का टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स लगभग दुनिया में हर जगह हो रहे हैं। इंडिया के साथ चल रहा है, भूटान के साथ चल रहा है, ठीक है। बहुत सारे साउथ चाइना सी में प्रॉब्लम्स हैं, मैरीटाइम बाउंड्रीज को लेकर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। ताइवान के साथ चल रहा है, ठीक है, हांगकांग के साथ चल रहा है। तो बहुत सारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स में चाइना है। तो अभी भूटान के साथ चाइना ने बाउंड्री टॉक शुरू की है, ठीक है। तो चाइना ने और भूटान ने एक रोड मैप बनाया, 3-step रोड मैप टू सॉल्व ऑल द बाउंड्री इश्यूज़। देखो, अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बात, क्योंकि अभी इंडिया चाइना के बीच में अभी जस्ट 13th कॉप कमांडर टॉक्स हुई, जो कि स्टेलमेट में एंड हुई, कोई खास रिजल्ट उसका निकला नहीं। और चाइना और भूटान में टॉक्स होनी शुरू हुई है। आपको याद हो तो चाइना और भूटान के डोकलाम स्टैंड ऑफ के दौरान इंडिया ने आगे पार्टिसिपेट किया था। 2017 में वो इशू हुआ था जिसमें इंडियन फोर्सेस सपोर्टेड भूटान चैलेंज चाइना, जहाँ पर वो भूटान में भूटानी साइड पे डोकलाम में रोड बनाने लग गए थे, विच वॉज obviously India also had a strategic interest there, but India had Bhutan there, ठीक है। तो in a step towards resolving their boundary dispute, Bhutan and China signed an agreement on a 3-step road map to help speed up talks. फिलहाल चाइना तकरीबन 764 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ भूटान की टेरिटरी को क्लेम करता है कि ये हमारी टेरिटरी है, ठीक है। बट चाइना तो बहुत कुछ क्लेम करता है, चाइना अरुणाचल प्रदेश भी क्लेम करता है, ठीक है।
ऑन बिहाफ ऑफ भूटान इंडियन सोल्जर चैलेंज चाइनीज ट्रूप्स इन भूटान डोकलाम रीजन, ये मैंने आपको बताया था। फाइनली चाइनीज सोल्जर्स हैड टू बैक ऑफ, बट सैटेलाइट इमेजेस बताती है कि वहां पर चाइना ने काफी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि अगर चाइना को भूटान का कुछ रीजन मिलता है तो चाइना हमारे और नजदीक आ जाता है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। अब देखो लास्ट अपडेट देखते हैं। तो ये ऑलरेडी हमने पहले हिंदू एनालिसिस में भी कवर किया है। पहले एक अनाउंसमेंट हुआ था कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है उसे डिसमेंटल करके 7 नई डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बनाई जाएगी ताकि बेटर काम किया जा सके, और इसको फॉर्मली लॉन्च किया राजनाथ सिंह साहब ने, ठीक है। तो 7 न्यू डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तकरीबन 41 फैक्ट्रीज थी जहां पर बहुत सारा काम हो रहा था। अब उसे थोड़ा स्ट्रीमलाइन करके एक नया स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है। ऑलरेडी ये डिसीजन ले लिया गया था। अब इससे क्या हुआ है कि जितने भी जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के पास थे, वो सारे इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। जितने एम्प्लॉयज थे ग्रुप ए बी सी के, वो भी इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। उनको 2 साल तक विदाउट डेपुटेशन अलाउंस काम करना होगा। 7 नई कंपनीज कौन सी हैं? म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड। अब देखो अगर आप इनको देखोगे तो ये पर्टिकुलर सेक्टर्स में है, ठीक है। एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ट्रूप कंफर्ट लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड एंड ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड। तो अलग अलग तरह के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग अलग तरह की डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बना दी गई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को डिसमेंटल करके। अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट मोमेंट है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड पे आप थोड़ी रिसर्च कर सकते हो उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे। वैसे मैंने ऑलरेडी एक हिंदू एडिशन में कवर किया है, इसीलिए आज भी इस पे थोड़ा बहुत ज़्यादा मैंने बात नहीं की, ठीक है। अच्छा चलो फाइन, ठीक है। ऑल राइट गाइज, सो दिस इज इट फॉर टुडे एंड विल कम बैक विथ some more important updates. Till then, take care, goodbye and keep reading.